चैप्टर शुरू होते ही हम वेलग्रिन और वेल्डोरा को देखते हैं, जहां वेल्डोरा अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है। हम देखते हैं कि वेलग्रिन वेल्डोरा के पास जाती है और उसके फेस को पकड़ के कहती है, यू आर मॉमीज गुड बॉय। एनीवेज, जोक्स असाइड, वेलग्रिन कहती है, गुड बॉय, नेक्स्ट टाइम जब तुम उठोगे तो तुम हम में से एक बन चुके होगे और तब मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तभी हम देखते हैं कि वेलग्रिन किसी का अराइवल सेंस करती है और फिर वो कहती है कि सिबलिंग्स के बीच के टचिंग मोमेंट को इंटरप्ट करने की हिम्मत किसकी हुई। हाउएवर, मुझे लगता है कि मैं केयरलेस थी। और तभी हम देखते हैं किसी के ब्लरी शैडो को, जो कि और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड रिमुरु होता है। यहाँ पे वेलग्रिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम फोर्ट्रेस ऑफ ड्रीम से कैसे निकल पाए, बट तुम बहुत लेट हो। वेल्डोरा पहले ही हमारी पकड़ में आ चुका है और अब रुद्र का ये लॉन्ग गेम फाइनली खत्म हो जाएगा। तुम्हें भी हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था। हाउ अनफॉर्चुनेट। और तभी हमें एक स्पार्क दिखता है और एकदम अचानक से रिमुरु अपने अंदर से एक मैसिव डिस्ट्रक्टिव ऑरा रिलीज करता है, जिसे देख के वेलग्रिन की गीली हो जाती है। हम देखते हैं कि रिमुरु का ऑरा काफ़ी दूर तक स्प्रेड होता है, जो कि उसके एनिमीज और एलाइज काफ़ी अच्छे से फील कर पाते हैं, जो कि काफ़ी ट्रेम्बलिंग था। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं वेलग्रिन को, जो कि काफ़ी जूसी लग रही है। आई मीन, मॉमी मटेरियल तो वो है ही, बट यहाँ तो खैर, हम देखते हैं कि वेलग्रिन रिमुरु के इस डिस्ट्रक्टिव ऑरा को फील करने के बाद काफ़ी अच्छे से अपना कंपोजर संभाले हुए है। और ऐसा हो भी क्यों ना, वो असल में एक ट्रू ड्रैगन जो है। हम देखते हैं कि वेलग्रिन रिमुरु को देख के कहती है कि ऐसा लगता है कि शायद तुम ये इजी नहीं बनाने देना चाहते। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी, बट स्टिल आखिर ये फोर्ट्रेस ऑफ ड्रीम से निकला कैसे? और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने बड़े मैग्नीट्यूड में डीमंस की आर्मी समन करना कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं हो गया? और तभी वेलग्रिन कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देख के वो शॉक हो जाती है। यहाँ वेलग्रिन की नज़र पड़ती है 3 प्राइमोर्डियल डीमनेसेस पे। वेलग्रिन कहती है कि क्या मैं सपने देख रही? रिमुरु ने 3 प्राइमोर्डियल्स को समन तो किया ही, बट साथ ही साथ वो सडनली डीमन लॉर्ड्स में इवॉल्व भी हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? इतने डीमन को समन कर पाना और उन्हें ऑन द स्पॉट इवॉल्व कर पाना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। नॉट ओनली दैट, इसके एंगर के वेव्स वेल्डोरा से सिमिलर हैं। एक मियर स्लाइम डीमन लॉर्ड होते हुए भी हम ट्रू ड्रैगन्स की हाकी में क्लोक्ड है। इनकंसीवेबल। मैं तो इसे इम्पॉसिबल समझ के हंस दूं, बट फिर भी मेरी आंखों के सामने ये मेडन लाइक डीमन लॉर्ड बिना किसी रिस्ट्रेंट के अनब्राइडल्ड वेव्स ऑफ फ्यूरी अनलीश कर रहा है। रिमुरु के इस थ्रेटनिंग प्रेजेंस को देख के वेलग्रिन कहती है कि ये बहुत डेंजरस है। कोई भी ह्यूमन अगर बिना किसी रेजिस्टेंस के इन वेव से एक्सपोज हुआ तो इंस्टेंटली मर जाएगा, सिर्फ इसके एक्सपोजर से ही। और सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, ह्यूमंस का डिफाइन किया हुआ ए रैंक से कम के बींग्स रेजिस्ट कर पाने से पहले ही मर जाएंगे। ये एक ओवरवेलमिंगली पावरफुल ऑरा है एक ट्रू ड्रैगन के कंपेयर में। यहाँ हम देख पाते हैं कि रिमुरु कितना मेनेसिंग लग रहा है, ऐसा जैसे कि अगर उसके सामने आ गए तो वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में तुम्हारी फाड़ के रख देगा। अब आगे वेलग्रिन कहती है, नाउ व्हाट टू डू। टू बिगिन विथ, ये वो है जिसने उन प्राइमोर्डियल्स को टेम कर लिया है। मुझे तो लगा था कि वेल्डोरा बेवकूफ़ बन रहा है, बट ऐसा लगता है कि ये मेरी भूल थी। अगर ये सिर्फ वेल्डोरा तक होता तो ये पॉसिबल हो सकता था कि उसे सिंपली वर्ड्स के थ्रू ट्रिक किया गया है, बट वो इन कनिंग और सोफिस्टिकेटेड प्राइमोर्डियल्स के अगेंस्ट कभी वर्क नहीं करेगा। डीमन लॉर्ड रिमुरु के बारे में क्लियरली कुछ तो स्पेशल है, कुछ ऐसा जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। और तो और यहाँ पे वेल्डोरा की ग्रोथ से रिलेटेड भी एक मैटर है। 300 साल पहले वेल्डोरा के लिए इम्पॉसिबल था कि वो मुझ पे डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सके, लेकिन जब से वो अनसील हुआ है तब से वो एक एक्सट्रीमली स्किल्ड फाइटर बन गया है। ये पक्का इस स्लाइम के ही इन्फ्लुएंस से हुआ होगा। मैं ओरिजिनली अपने होमलैंड वापस जाने का सोच रही थी, बट मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो पाएगा। अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो तुम श्योरली एक थ्रेट बन जाओगे फ्यूचर में, और इसलिए मैं तुम्हें अभी और यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगी ताकि रुद्र को और ट्रबल ना हो। ये काफ़ी ट्रबलसम होता अगर इसने हमसे लड़ने के लिए अपने साथ डीमंस को समन कर दिया होता, लेकिन ये हमसे अकेला लड़ने आया है। क्या ये मरना चाहता है? यहाँ हम देख पाते हैं कि वेलग्रिन रुद्र से कहती है कि रुद्र, वेल्डोरा को ऑर्डर दो कि वो अपनी फुल माइट से डीमन लॉर्ड रिमुरु पे अटैक करे, जिस पे रुद्र कहता है कि तो शायद तुम भी उस पर्सन के डेंजर को सेंस कर पा रही हो।
देन हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे रुद्र वेल्डोरा को ऑर्डर देता है। वो कहता है कि वेल्डोरा डिस्ट्रॉय डीमन लॉर्ड रिमुरु, और हम देखते हैं कि वेल्डोरा अपने ड्रैगन फॉर्म से चेंज होके ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है रिमुरु से लड़ने के लिए, जिस पे वेलग्रिन कहती है मच बेटर। आगे हम देखते हैं कि रिमुरु के सामने वेलग्रिन और वेल्डोरा होते हैं। यहाँ वेलग्रिन रिमुरु से कहती है कि इट ट्रूली इज़ अ शेम, अगर तुमने सिंपली हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम्हें ऑब्लिवियन फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन नेगोशिएशन का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। तुम ये सोच के अपने एरोगेंस के लिए भारी कीमत चुकाओगे कि तुम 2 ट्रू ड्रैगन से अकेले लड़ लोगे। तुम्हारी डेथ अब सर्टेन है। और यहाँ हम देखते हैं वेलग्रिन, वेल्डोरा और रिमुरु एक ही पैनल में दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। चैप्टर शुरू होते ही हम देखते हैं कि रिमुरु के सामने वेल्डोरा और वेलग्रिन खड़े होते हैं। रिमुरु अपने विंग्स निकालता है और वेलग्रिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वेल्डोरा सामने आता है और एक मैसिव ब्लास्ट के साथ रिमुरु पे अटैक करता है और उसके अटैक को वहीं रोक देता है। वहीं वेलग्रिन रिमुरु के पीछे से अटैक करने जा रही होती है, जिसे रिमुरु देख लेता है। हम देखते हैं कि वेलग्रिन रिमुरु के ऊपर न्यूक्लियर कैनन अटैक करती है, जो कि रिमुरु के ऊपर ब्लास्ट होता है। बट यहाँ हमें पता चलता है कि उस ब्लास्ट से रिमुरु को एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा। और यहीं पे हम देखते हैं कि वेल्डोरा और वेलग्रिन अपनी मैजिकल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, जिसकी नोटिस राफाएल रिमुरु को देती है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके बाद रिमुरु को राफाएल की तरफ से एक वार्निंग मिलती है कि एक स्टॉर्म अटैक आने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि वेल्डोरा रिमुरु पे स्टॉर्म अटैक अनलीश करता है, जो कि रिमुरु इजीली डॉज कर लेता है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि रिमुरु के सामने वेल्डोरा और वेलग्रिन अपने ड्रैगन मोड में होते हैं। वेल्डोरा रोर करते हुए रिमुरु की तरफ बढ़ता है और रिमुरु पे अटैक करने के लिए एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि रिमुरु के सामने वेल्डोरा के मैनिफेस्ट किए हुए कई सारे लाइटनिंग टॉर्नेडोज आ जाते हैं, जिन्हें वेल्डोरा कंज्यूम करके कंसंट्रेट करता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना हाई होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि वेल्डोरा रिमुरु पे एक ब्लास्ट मारता है, जो कि था वेल्डोरा का स्पेशल स्टॉर्म ब्लास्ट। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि एक साथ 7 ब्लास्ट रिमुरु के सामने आ रहे होते हैं। तभी राफाएल कहती है कि नोटिस प्रिडिक्टिंग कन्वर्जेंट स्टॉर्म अटैक, करेंटली टेकिंग डिफेंसिव मेजर्स। और फिर वो रिपोर्ट देती है कि अल्टीमेट स्किल कोवेनेट किंग यूरियल का एब्सोल्यूट डिफेंस सभी वेवलेंथ को न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसी के साथ रिमुरु को एक बैरियर सराउंड कर लेता है। आगे राफाएल कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी रिमुरु चिल्लाता है इडियट डॉज। अगले पैनल में हम देखते हैं कि रिमुरु उस बैरियर के बाहर निकल जाता है, जिस पर राफाएल कहती है कंफ्यूजन। मास्टर के एक्शंस को वो कंप्रहेंड नहीं कर पा रही है। उसने अपनी कैलकुलेशन से एब्सोल्यूट डिफेंस लिया, जो कि इस सिचुएशन में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन था। आगे राफाएल रिमुरु से कह रही होती है कि व्हाट इज मास्टर। इतना कहते ही रिमुरु के सामने एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिस पे राफाएल का बनाया हुआ बैरियर खत्म हो जाता है, जिसे देख के राफाएल कहती है व्हाट, कैलकुलेशन फेलियर, अनफोर्सीन सिचुएशन, कैन नॉट कंप्रहेंड। अब यहाँ पे राफाएल सोच रही होती है कि रिमुरु को ये पता कैसे चला। कैलकुलेशन पूरी तरह से परफेक्ट थी और इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं थी। इवन आफ्टर रीस्कैनिंग द इंफॉर्मेशन अगेन देयर वर नो नोन एरर्स। फिर राफाएल कहती है कंफ्यूजन, प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अटैक 100% डिफेंसिबल था। राफाएल के इतना कहने पे रिमुरु कहता है दिस इज नो टाइम टू बी स्टूपिड। वेल्डोरा के पास इन्वेस्टिगेशन किंग फॉस्ट है। जहाँ तक मुझे याद है उसके पास कुछ ऐसी ट्रबलसम चीज़ है जिससे प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन कहा जाता है, करेक्ट। जिस पे राफाएल सोचती है ऑफ कोर्स मैं इतनी क्रूशियल चीज़ कैसे भूल गई, बट मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज़ से इंटरफेयर हो रही हूँ, जिसका लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि मैं रिमुरु को बता दूँ। बट व्हाट इफ आई एम लेबल्ड एज यूजलेस। मास्टर की सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी रही है, बट इनकम्पिटेंट मार्क हो जाने का मतलब मेरे एग्जिस्टेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। नहीं, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं इससे पहले इतना कभी नहीं लॉस्ट थी। तभी रिमुरु कहता है कि वेल्डोरा एक एब्सर्डिटी है, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि वो तुम्हारे कैलकुलेशन को आउट परफॉर्म कर दे। मोर इम्पॉर्टेंटली एक स्मॉल मिस्टेक हो जाने से इतना अपसेट मत हो जाओ। वेल्डोरा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए सोचो मत, खुद पे बिलीव करो। मैं वेल्डोरा से निपट लूंगा, इसलिए तुम वेलग्रिन पे ध्यान दो।
सिर्फ उतना ही बहुत होगा मेरे लिए। अब रीमुरु की ये बातें सुन के राफाएल साइलेंस में चली जाती है। तभी रीमुरु कहता है कि सो प्लीज़, हमारे सामने 2 ओपोनेंट्स हैं और हम भी 2 हैं। अगर तुम वेलग्रिन को होल्ड कर लो तो मैं वेल्डोरा को फ्री करने की ओपनिंग ढूंढ ही लूँगा, चाहे जो भी हो जाए। प्लीज़ हैंग ऑन एट ऑल कॉस्ट, ओके? एंड रिमेंबर, आई एम काउंटिंग ऑन यू पार्टनर। जिस पर राफाएल शॉक हो जाती है और सोचती है कि बीइंग रिलाइड अपॉन, जबकि मैंने एक मिस्टेक भी कर दी। मैंने इस बार एक सीरियस एरर कर दी है, लेकिन फिर भी मास्टर मुझ में बिलीव कर रहे हैं, जो कि एक कंप्यूटेशनल पावर से ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस लॉर्ड स्टिल नीड्स मी। फिर राफाएल रीमुरु से कहती है अंडरस्टूड। अब इसी वक्त से वेलग्रिन इंटरसेप्ट होगी। तभी रीमुरु कहता है कि मैंने अभी कुछ रियलाइज़ किया। यूजुअली मैं तुम्हें विजडम किंग राफाएल बुलाता हूँ, या फिर पार्टनर, या फिर कुछ भी। ये तुम्हें थोड़ा सडन लगेगा, बट मैं तुम्हें ऑफिशियली एक नेम देना चाहता हूँ। जिस पर राफाएल सोचती है कि क्या, आखिर इसने क्या कहा? अ मियर स्किल हैविंग अ नेम। आखिर मास्टर सोच क्या रहे हैं और ये क्या सेंसेशन है? मैं अभी इमोशंस का एक आउटपोर फील कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कुछ ऐसा जो कि एक स्किल कभी भी करने के कैपेबल नहीं है। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? परहैप्स रीमुरु वेल्डोरा के लॉस से बहुत ज़्यादा सैडेंड है, और शायद इन्होंने मेरी करंट कंडीशन नोटिस की होगी, क्योंकि रीमुरु इसी तरह के पर्सन हैं और इतना सब होने के बाद भी वो दूसरों की केयर करते हैं। तभी रीमुरु कहता है कि ऑलराइट, हाउ अबाउट CL? तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें CL बुलाऊंगा फॉर शॉर्ट। तुम क्या सोचती हो? ये भले ही सेटिस्फैक्ट्री ना हो, बट जस्ट बेयर विथ इट। और अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो तुम उसे इस रेड ड्रैगन पे उतार दो। तभी राफाएल सोचती है कि ये कितनी वार्म सेंसेशन है। क्या इसी को लोग हैप्पीनेस के नाम से रिफर करते हैं? नो, समथिंग इवन ग्रेटर। दिस फीलिंग मस्ट बी ब्लिस। तभी हम देखते हैं कि राफाएल ग्लो करने लगती है, और तभी हमें एक क्रैक दिखता है जिसमें से राफाएल निकलती है और कहती है, आई एम राफाएल, नो आई एम मानस CL, यूनिफायर ऑफ ऑल स्किल्स। मैं अपने मास्टर रीमुरु की सोल से जुड़ी हुई हूँ, और वो हूँ जो अपने मास्टर के सभी विल को सपोर्ट करती है। मैं अभी से आपके साथ फिर से वर्क करने के लिए रेडी हूँ। जिस पे रीमुरु कहता है कि सेम हियर, और फिर वो कहता है इन दैट केस शो देम व्हाट यू कैन डू। जिस पे CL कहती है एज यू कमांड माय लॉर्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रीमुरु और CL की बॉडी एक हो गई है, और दोनों एक दूसरे के हाफ को कवर कर रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है रीमुरु और CL के रिलेशनशिप को, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डीप एंड प्योर होने वाला है। हम देखते हैं कि वेलग्रिन का स्कॉर्चिंग स्पिट अटैक रीमुरु की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कॉवेनेंट किंग यूरियल की एब्सोल्यूट डिफेंस ने उसे आराम से रोक दिया। वेलग्रिन ने जब ये सीन देखा तो वो थोड़ा शॉक हो गई थी, क्योंकि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक लग रहा था। उसके दिल में रीमुरु के लिए कोई भी मर्जी नहीं थी, और ये बिल्कुल सही भी था। किंग ऑफ चैरिटी ने ऑलरेडी उस स्कॉर्चिंग ब्रेथ को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया था कि सिर्फ एक बैरियर से उसे रोकना नामुमकिन था। लेकिन रीमुरु बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। डीमन ट्रायो जैसे प्राइमोर्डियल्स भी अगर वेलग्रिन के ड्रैगन फॉर्म वाले अटैक का सामना करते तो बिना चोट खाए बच नहीं पाते। रीमुरु ने बिना किसी इमोशन के ऐसे अटैक को झेल लिया, इसलिए अगर कोई अटैक पूरी तरह से सोच समझ कर नहीं किया गया हो तो उस पर असर ही नहीं करेगा। वेलग्रिन अंदर से नाराज जरूर थी, लेकिन उसके थॉट्स शांत थे। माना के मामले में उसका अपर हैंड था, तो हो सकता है डिफीट उस एबिलिटी के नेचर की वजह से हो रही हो। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड रीमुरु पर हीट अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था। जब हीट रेज एक जगह इकट्ठी होकर रीमुरु पर पड़ने लगी तो ऐसा लगा जैसे उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन उस वक्त भी रीमुरु ने अपनी लाइट शील्ड खोलकर सब कुछ डिफ्लेक्ट कर दिया। अब अगर ऐसा चलता रहा तो वेलग्रिन भी पहले थककर गिर जाएगी। ये बात उसने समझ ली। उसने सोचा कि सिचुएशन का पूरा फायदा उठाना होगा, लेकिन अब उसके पास फ्यूरियस होने का और भी रीजन था। रीमुरु ने सिर्फ एक नज़र वेलग्रिन पर डाली और फिर मुंह मोड़ लिया। उसका पूरा ध्यान वेल्डोरा पर था, जैसे वेलग्रिन उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वेल्डोरा के साथ फाइट करते वक्त रीमुरु ने शील्ड का यूज नहीं किया, बल्कि हर अटैक को डॉज किया, और जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तभी उसने सिमिलर अटैक से वेल्डोरा के मूव्स का जवाब दिया। लेकिन जब वेलग्रिन के अटैक्स आए तो उसने शील्ड ऑफ लाइट का यूज किया। वेलग्रिन के स्किल्स को रीमुरु का ये एटीट्यूड बुरा लगा। जब वेलग्रिन ने डिसाइड किया कि वो अपना सबसे पावरफुल अटैक अनलीश करेगी, तब उसने अपने फुल एरोगेंस के साथ कहा कि तुम्हें अफसोस होगा मुझे कम आंकने का, नाउ डाई।
एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा तुम्हारे गिरने के लिए। और फिर स्कॉर्च ड्रैगन ने स्पीड पकड़ ली। स्कॉर्चिंग एम्ब्रेस भी इस अटैक के सामने कुछ नहीं था। वेलग्रिन ने अपनी फुल पावर के साथ स्कॉर्च ड्रैगन एक्सीलरेटेड लॉन्च किया। ये डिस्ट्रक्शन की वेव रीमरू की तरफ दौड़ी, एक ट्रू स्कॉर्च ड्रैगन रोर के साथ। स्कॉर्च ड्रैगन का ये अल्टीमेट ब्लो वेलग्रिन के मैक्सिमम स्पीड रिस्ट्रेंट के बराबर था, जो किसी भी सब्सटेंस को तुरंत तोड़ सकता था। काश मैं उससे उसकी बेइज्जती का पछतावा करवा पाती, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। बस इसी बात का मुझे पछतावा है, वेलग्रिन ने सोचा। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि रीमरू बिल्कुल ठीक है, बिना किसी चोट के। बिना किसी चोट के? ये कैसे हो सकता है? मेरा स्कॉर्च ड्रैगन एक्सीलरेटेड रीड किसी भी बैरियर या डिफेंस सिस्टम को पार कर सकता है। आखिर तुमने किया क्या? हाँ, वो मूव काफ़ी डेंजरस है, लेकिन क्या एक सिंपल अटैक इतना मुश्किल होता है काउंटर करना? रीमरू ने जवाब दिया। सीएल ने वेलग्रिन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था ताकि वो रीमरू के रास्ते में ना आए। सीएल ने किंग ऑफ ग्लटनी को प्रीडेशन के लिए एक्टिवेट कर दिया था। उसने तुरंत वेलग्रिन के अटैक का नेचर समझ के उसके स्कॉर्च ड्रैगन एक्सीलरेटेड एक्सिटेशन के इफेक्ट को स्टमक पाउच में आइसोलेट कर दिया, जो अब एक इन्फिनिट स्पेस में इवॉल्व हो चुका था। ये बात समझ आना मुश्किल नहीं था कि वेलग्रिन इतनी हैरान क्यों थी, लेकिन सीएल का प्लान यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने रीमरू के स्मूथ और पहली बार सुनने जैसे रिदम को मैच करना शुरू किया, एक ऐसी कन्वर्सेशन चलाने के लिए जो खुद एक वेपन बन जाए और वेलग्रिन को और भी ज्यादा बर्बादी की तरफ ले जाए। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने कहा तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। स्कॉर्च ड्रैगन एक्सेलरेशन, मेरा सबसे पावरफुल मूव? वेलग्रिन चीखी, लड़ते हुए पर कंफ्यूज थी। रीमरू के वर्ड्स उसके समझ से बाहर थे। मुझे अफसोस है कि तुम्हें एरोगेंट अटैक मिला और उसका इम्पैक्ट भी स्ट्रांग था, लेकिन तुम भूल तो नहीं गई कि हम अभी भी लड़ रहे हैं? रीमरू ने कहा। जब उसने ये सवाल पूछा तब तक देर हो चुकी थी। सीएल ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्शन लिया और रीमरू ने उसका पूरा सपोर्ट किया। एक कास्केडिंग स्पेल फॉर्मेशन साइलेंटली कंप्लीट हो चुका था, बिना वेलग्रिन को पता चले। ये एक हाइब्रिड था, कोवेनेंट किंग यूरियल की इन्फिनिट प्रिजन और सीएल के नए तरीके से बनाई गई सिंथेटिक एबिलिटी का, जिसका नाम था हॉट स्पेस, जो स्पेसिफिकली वेलग्रिन को हैंडल करने के लिए बनाई गई थी। वेलग्रिन को पकड़ लिया गया था और इम्प्रिजन कर दिया गया। अब चाहे वो कुछ भी कर लेती, इस एयर स्पेस से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। जब सीएल के डिक्लेरेशन के बाद हीट ब्रेक प्रिजन का ग्लो छूटा तो वेलग्रिन को चक्कर जैसे महसूस होने लगे। ट्रू रेड ड्रैगन का शरीर बेइज्जती के कारण कांप रहा था, क्योंकि उसे रीमरू ने ऐसे पोजीशन में डाल दिया था जो कि उसके लिए जरा भी फेवरेबल नहीं थी। अब चाहे वेलग्रिन कितनी भी कोशिश कर लेती, हीट ब्रेक प्रिजन हिला तक नहीं सकती थी। जस्ट टू बी ऑनेस्ट फॉर अ वाइल, जब वेल्डोरा को छोड़ा जाएगा तब मैं तुमसे खेलूंगी। इन शब्दों के साथ वेलग्रिन की हार का अनाउंसमेंट हो गया। मैं मानती हूँ कि इस बार मैं हार गई हूँ, लेकिन मेरा पैरेलल एग्जिस्टेंस अभी भी जिंदा है और जब तक मेरे पास सूल कॉरिडोर और हीट ब्रेक प्रिजन है, मैं उसे रोक नहीं सकती। वेलग्रिन के पास एक और ऑप्शन था, अपनी करंट बॉडी को छोड़ देना। वो अपनी मेजॉरिटी एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकती थी, जो अभी भी रुद्र के साथ बैकअप के रूप में थी। तो ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। वेलग्रिन ने धीरे धीरे हरकत करनी शुरू की, पूरी बेइज्जती झेलते हुए, लेकिन बहुत ही केयरफुली, और रीमरू को इस मोमेंट का पता नहीं चलना चाहिए था। उसने अपने थोड़े से मैजिक को सूल कॉरिडोर के जरिए ट्रांसफर करना शुरू किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सीएल तो यही चाहती थी। चाहे वेलग्रिन स्ट्रगल करती रहती, हीट ब्रेक प्रिजन का टाइम लिमिट बस 200 सेकेंड था, तो उसकी टेंशन वैसे भी बेकार थी। नहीं, वेलग्रिन ने सोचा। जैसे एक्सपेक्टेड था, उसने इवेजिव स्टेप लिया। अब जब उसे पता चल गया कि वो अपनी एनर्जी को सूल कॉरिडोर के थ्रू ट्रांसफर कर सकती है, तो इस मेथड को प्रीफर करेगी दूसरे बॉडी के थ्रू। सीएल ने उसे बिल्कुल सही समझा और उसके लिए पहले से एक रिट्रीट प्लान रखा था। बिल्कुल सही, सीएल ने कहा, लेकिन वेलग्रिन का ट्रम्प कार्ड तो काफ़ी कुछ एक्सपोज कर रहा है। ये सब देख के लगता है जैसे फ्यूचर प्रेडिक्शंस एग्जैक्टली वैसे ही निकली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं बस हैरान रह गया हूँ, लेकिन सीएल तो मेरी पार्टनर है। बेहतर है कि अननेसेसरी बातों को इग्नोर करके मैं कोर बात पे ध्यान दूं। वेलग्रिन जैसे सबसे पावरफुल ड्रैगन रेस को भी सीएल इजीली हैंडल कर सकती है, तो मैं नहीं हारने वाला। मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है, लेकिन सेफ्टी के लिए चलो नेक्स्ट 200 सेकेंड्स के लिए वेल्डोरा पे फुल पावर में आते हैं। सीएल प्लीज आके मेरी मदद करो। एज यू विश, सीएल ने जवाब दिया और दोनों ने सीधा अपनी नज़र वेल्डोरा पे टिकाई, वहीं ओरिजिनल टारगेट। सीएल ने काफ़ी वक्त निकाल दिया था। उनके लिए ये टाइम भले ही छोटा था, लेकिन प्रैक्टिकली वो इन्फिनिटी के बराबर था। अगर हम इस वक्त का सही यूज़ नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए शेम होगा। बात ये नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, बात यह है कि हम सच में कुछ करें। ये रियलाइजेशन आते ही मैं वेल्डोरा की तरफ फिर से बढ़ने लगा।
स्टॉर्म मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन जहाँ मैं था वहाँ सब कुछ टाइफून के सेंटर जैसे शांत था। क्या कहूँ, ये मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास देता है। वेल्डोरा के अटैक्स आसानी से काउंटर हो भी रहे थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे किसी लाइफ एंड डेथ की फाइट में उतरना पड़ रहा है। मैजिक्यूल्स भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहे थे और मेरा करंट फॉर्म वो तो परफेक्ट था। ये सब ऑफ कोर्स मास्टर के डीमन फूड चेन का ही नतीजा है, जो कि कॉरिडोर ऑफ सूल के थ्रू दिया गया है। अभी भी मैं उस पावर का असर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मेरे दोस्तों की हेल्प से मैं वेल्डोरा को हरा पाया। अगर ऐसा है तो फेल होने का चांस बहुत कम है। फाइनली मैं वेल्डोरा के सामने पहुंच गया हूं। शुरुआत एक ग्रीटिंग से करता हूं। वेल्डोरा, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। तुम्हें याद है मैं कौन हूं? उसने ग्राउल किया और उड़ गया, लेकिन मुझे उसकी बॉडी से जलती हुई एनर्जी महसूस हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके मुंह पे एक जोर का पंच मारा। अब मैं हेजिटेट नहीं करने वाला था, क्योंकि गोल ये है कि वेल्डोरा को होश में लाना है। मैं फुल पावर में गया और उसके चेहरे पर बार बार पंच करता गया। बीटिंग्स और कभी कभी किक भी। ये सब कुछ इंक्लूडेड था इस बीट डाउन में। वेल्डोरा अभी भी ग्राउल कर रहा था। क्या प्रिडिशन का यूज़ करके वेल्डोरा को लिमिटलेस स्पेस में सील करना ठीक रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग ऑफ ग्लटनी मुझे असाइन किया गया है और तुम्हारे ऑर्डर देते ही मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये रिलेटिवली सेफ बेट है। वैसे भी डिसीजन ले लिया गया है। वेल्डोरा, ये काफ़ी अपसेटिंग है। टेंशन मत लो। मैंने बिना हेजिटेशन के जोर से चिल्लाकर किंग ऑफ ग्लटनी अनलीश किया ताकि वेल्डोरा को कंप्लीटली डिवावर कर सकूं। फिलहाल एक माइनर सेटबैक। प्लीज़ फॉरगिव मी। क्या ये तुम हो वेल्डोरा? हाँ, ये मैं ही हूँ वेल्डोरा, तुम्हारा स्टॉर्म ड्रैगन फ्रेंड। वैसे तुम अभी भी होश में हो? एक्चुअली उस टाइम मैंने जल्दी में अपना हार्ड कोर अलग कर दिया था, इसलिए कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मेरी ईगो बच गई। क्या? अगर ऐसा था तो तुम्हें अपनी बॉडी वापस दे देनी चाहिए। अगर दे पाता तो दे देता। और वैसे भी रीमरू, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा कामली और केयरफुली एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कामनेस ना रखी होती और इतना रैशली एक्ट ना किया होता तो 2 ड्रैगन स्पीशीज़ के अपोनेंट के रूप में कुछ नहीं कर पाता। ओह, ध्यान से रहना। अब मैं ब्लैक लाइटनिंग अनलीश करने वाला हूँ। वैसे उसने जो लास्ट टाइम रिलीज़ किया था वो ब्लैक लाइटनिंग नहीं थी, विंड ऑफ डेथ थी। ईव, क्या बोल्ड था ये। क्या ये विंड ऑफ डेथ नहीं है जो लोगों की जान ले लेती है? लगता है अभी भी मैं अपनी बॉडी के मोशंस को समझ नहीं पा रहा हूँ। स्किल के टाइमिंग का होश है, लेकिन लगता है 50-50 चांस है। हाँ, सही पकड़े। बस अब चुप हो जाओ। ये सच है ना कि अगर मैं फेल हो गया तो तुम हंस भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर रहा हूँ इतने क्रूशियल टाइम पे। वेल्डोरा के डेस्परेट रिक्वेस्ट के बावजूद ये बात पूरी तरह से झूठ थी। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं था, बल्कि लॉजिकली सोचने का था। और ऊपर से वेल्डोरा ने मेरी मदद भी की थी। सिर्फ उसकी आवाज़ सुन के ही मुझे थोड़ा ठीक महसूस हुआ। मुझे बस इतना ही चाहिए था कि तुम सेफ हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रैगन हूँ। सोल कॉरिडोर को मैंने खुद बंद किया था, रुद्र ने नहीं, तो मैं उससे हारा ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि कॉन्डो ने अटैक किया था? जब मेरी अटेंशन उस आदमी के अटैक पर गई तब रुद्र ने मेरी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया और मुझे डोमिनेट कर लिया। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरी बहन के साथ 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन कम से कम सबसे बुरी चीज़ नहीं हुई। मैंने ये टफ डिसीजन लेने के बाद किया। तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सीरियसली, तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या मैं हमेशा नहीं कहता केयरलेस मत होना? तो फिर ये डिसीजन सोल कॉरिडोर कट करने का क्या था? वही तो हुआ, क्योंकि रुद्र की डोमिनेशन सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं थी। शायद सोल कॉरिडोर के थ्रू तुम भी उसका टारगेट बन जाते। इसलिए वेल्डोरा ने जल्दी से सोल कॉरिडोर बंद किया ताकि तुम सेफ रहो। ये सुन के मैं वेल्डोरा से नाराज़ नहीं रह पाया। अच्छा, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, अभी मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरी तरह डिपेंडेबल हो तुम। मुझे यकीन है तुम कर लोगे मेरे फ्रेंड। वेल्डोरा की कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी। उसके दिल का न्यूक्लियस सेफ था, चाहे उसका बॉडी कंट्रोल छीन लिया गया हो। क्योंकि अभी के वेल्डोरा के पास अपना कंट्रोल वापस लेने की एबिलिटी नहीं थी, तो अब ये काम मेरा था। CL, अगर मेरे पास वेल्डोरा का कोर हो तो क्या मैं किंग ऑफ द स्टॉर्म के अल्टीमेट स्किल से उसे रिवाइव कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। पावर का सारा डाटा अभी भी अवेलेबल है, और जब तक सोल कॉरिडोर और वेल्डोरा का कोर कनेक्टेड है, स्टॉर्म किंग की रिकवरी पॉसिबल है। ये इशू जल्दी सॉल्व हो गया था। सीधा कह दिया, मैं वेल्डोरा को जो मेरे सामने है खा जाऊंगा, उसका कोर रिसाइकल करने से पहले।
बाकी सब तो बस इम्प्लीमेंट करना है, इतना ही सिंपल है। अब वक्त आ गया है अपने अपोनेंट को हराने का, अपने सबसे तगड़े दुश्मन को, जो कि है वेल्डोरा द स्टॉर्म ड्रैगन को ख़त्म करने का। वेल्डोरा अपनी मर्जी के खिलाफ मार्च कर रहा था, खासकर अभी के सिचुएशन में। इस वजह से उसके नेक्स्ट मूव का प्रिडिक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और यही दिक्कत थी जब किसी पे डोमिनेशन होती है। जब तक मुझे उसका कोर न्यूक्लियस एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होता, मैं सीधा वेल्डोरा को टारगेट नहीं करना चाहता। ये सोच के बस एक ही ऑप्शन बचा था, उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हुए उसके कोर को लोकेट करना। ये एक रेस थी टाइम के अगेंस्ट, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और होप खत्म होती जा रही है। मैं टाइम के बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ग्लटनी किंग बीएल्ज़ेबब की पावर वेल्डोरा पर अनलीश कर दी। मेरा शरीर इंसान से स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो गया। वेल्डोरा ने मेरे बॉडी को एक छोटी सी चीज समझा, चाहे मैं कितना भी स्ट्रेच हो जाऊं। ये सब कुछ सीएल की हेल्प के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और जैसे ही मैंने एबनॉर्मली पावरफुल सीएल को देखा तो तुरंत समझ गया कि उसके कैलकुलेशन का कोई मैच नहीं है। अब मैं पेन में हूँ, इंटेंस पेन। जो हॉस्टाइल प्रेजेंस वेल्डोरा के बीइंग को ख़त्म कर रही थी, उसने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। स्टॉर्म ड्रैगन के ड्रैगन स्पिरिट ऑरा के कारण मेरा शरीर धीरे धीरे टूट रहा है। मैं जो अपने आप को कंज्यूम करना चाहता था, उसका उल्टा स्टॉर्म ड्रैगन मुझे ख़त्म करना चाहता था। और यहीं से एक फियर्स अटैक और डिफेंस स्टार्ट हो गया। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत गर्मी थी और अब सब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मुझे तो पेन फील ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये दर्द मेरी पूरी बॉडी में फैल गया। मुझे हीट का कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस इंटेंस हीट में पिघल जाऊंगा। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए और वेल्डोरा को बचाने के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त अकेला नहीं हूँ, सीएल मेरा भरोसेमंद पार्टनर है। मैं स्टॉर्म ड्रैगन को कंज्यूम करूंगा और वेल्डोरा का कोर निकाल लूंगा। जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता, ये दर्द कुछ भी नहीं है। क्या ये ठीक है सीएल? आई आस्क्ड। मुझ पर छोड़ दो, एक सॉलिड जवाब आया। उसके बाद मैंने इरोजन एक्सपेंड किया। जो एनर्जी अब तक एब्जॉर्ब हो रही थी, वही मुझे रोक रही थी। जब किसी की बॉडी का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इन्फिनिट रीजनरेशन एक नया पार्ट बना देता है। मतलब जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो ज़बरदस्ती एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। हाँ, एनर्जी वेस्ट कर देना ईजी होता है, लेकिन वो काम नहीं करेगा अगर प्रॉपरली एनालिटिकल आइडेंटिफिकेशन से एनालाइज नहीं किया गया। तो वेल्डोरा के हार्ट कोर को नुकसान पहुंचने का चांस है, और अगर ऐसा हो गया तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये बेस्ट ऑप्शन था। ये कंक्लूजन सीएल से कंसल्ट करने के बाद आया और अब बस पूरा प्रोसेस रिपीट करना बचा था। मैंने सोचना छोड़ दिया और अपना काम कंटिन्यू किया। टाइम कम था और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया था कि हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। मुझे टाइम पे कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं इसकी चिंता थी, लेकिन मैंने सीएल पर भरोसा किया, इसलिए ज़रूर पॉसिबल होगा टाइम पे फिनिश करना। बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने कुछ और पार्सिंग असाइनमेंट्स पे भी काम किया है। सुनना चाहोगे? तुम क्या कह रहे हो? जब मैं दर्द में हूँ, जो हो रहा है वो है वेलग्रीन की पावर का एनालिटिक आइडेंटिफिकेशन। मैं स्कॉच ड्रैगन के एक्सीलरेटेड एक्सिटेशन का लॉ मास्टर कर चुका हूँ, जो इन्फिनिट स्पेस में आइसोलेट हुआ था। क्या और कुछ एनालाइज हुआ है? हाँ, रोर ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिसाइफर करने की प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद किंग ऑफ द स्टॉर्म के कुछ बचे हुए पार्ट से एक नई स्केल बनाई जा सकती है। वेट, क्या ये वही बड़ा रिपोर्ट है जो मेरा पूरा दर्द मिटा देगा? ऐसी एनालिसिस जिसका सिर्फ सुनना भी मुश्किल लग रहा था और जो एक पल में कंप्लीट हो गई, वो सिंपली इनक्रेडिबल है। नहीं, ये सही है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी शुरू करो। पॉइंट क्या है? स्टॉर्म ड्रैगन का एनालिसिस प्रीडेटर के थ्रू सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब लॉर्ड रिमुरु की बॉडी ट्रू ड्रैगन रेस में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। क्या ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं ट्रू ड्रैगन रेस ज्वाइन कर सकता हूँ? ये ओपिनियन सही है। क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ, बिना किसी डाउट के। तो तुम एक ट्रू ड्रैगन रेस बनना चाहते हो? हाँ, नहीं, हाँ। मेरी सारी तकलीफ एक पल में गायब हो गई। दर्द, गर्मी और कड़वाहट सब कुछ था। स्टॉर्म ड्रैगन का ड्रैगन स्पिरिट ऑरा मेरे नए बॉडी पर अब असर नहीं कर रहा था। अगर तुम सोच रहे हो क्यों, तो रीज़न ये है कि मैं भी ड्रैगन स्पिरिट फाइटिंग की का यूज़ करने में कैपेबल हो चुका हूँ। मेरा माना इतना ज़्यादा हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और मैं एक अनकंट्रोलेबल स्टॉर्म बन जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ट्रू ड्रैगन स्पीशीज बनने के बाद मेरा माना लेवल अब फाइनली वेल्डोरा के बराबर हो गया था। उसके बाद लिमिट्स को और पुश किया गया। मैं एक नए ट्रू ड्रैगन स्पीशीज के रूप में रीइंकारनेट हो चुका था। रिमुरु, तुमने कर दिखाया। ये सरप्राइजिंग है कि तुम ट्रू ड्रैगन रेस बन गए हो, लेकिन मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा था। पर अभी जीत की खुशी मनाना थोड़ा जल्दी होगा। वेल्डोरा के दिल का सबसे क्रिटिकल कोर
न्यूक्लियस अभी भी अननोन है, इसलिए मैंने फाइनल स्टेप स्टार्ट किया। चलो खत्म करते हैं ये सब कुछ निकल जाओ। किंग ऑफ ग्लटनी, ये पहले जैसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक वन वे एवोल्यूशन था जो निकल रहा था और जो निकला जा रहा था। हीरोइक बैटल का पर्दा खामोशी से गिर गया जब एक क्रिएचर इवॉल्व करता है और एक नया बीइंग जन्म लेता है, जिसे एक हायर रियाम को रीच कर लिया गया। लाइट के फेड होने के बाद सिर्फ एक अनआइडेंटिफाइड लाइफ फॉर्म बचा था। वेल्डोरा गायब हो चुका था। वेलग्रिन ने ये सब देखा जब एक स्लाइम डीमन लॉर्ड रीमुरु ने पूरे स्टॉर्म ड्रैगन को निगल लिया और खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया फिफ्थ ट्रू ड्रैगन रेस में, जो था अल्टीमेट स्लाइम विस्कस ड्रैगोनिक डिमोनिक स्टार गॉड बॉडी। उसके बाद स्लाइम ने ह्यूमन फॉर्म लेना शुरू किया। रीमुरु ने अपनी एक्सेस एनर्जी को परफेक्टली सरप्रेस किया और फिर एक सेटिस्फाइंग स्माइल के साथ देखा। जब वेलग्रिन इम्प्रिजन्ड थी, उसने ये सब कुछ देखा। एनर्जी ट्रांसफर आधे रास्ते में रुक गया, वो डेज में चली गई। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वेल्डोरा को उसकी आंखों के सामने निगल लिया गया एक पल में, जब वेलग्रिन का मेंटल स्टेट गुस्से में टूट चुका था। वेलग्रिन ने गुस्से में एक भयानक रोर किया जिससे हीट ब्रेक प्रिजन 200 सेकेंड्स के बाद टूट गया और हवा में बिखर गया। स्कॉच ड्रैगन ने रीमुरु के लिए हॉस्टिलिटी दिखाई, अपनी लॉजिक साइड में रख के, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मेरे प्यारे भाई को ले जाने का। क्या तुम ही नहीं थी जिसने पहले अटैक किया? तुम्हारी वजह से ही मुझे वेल्डोरा से लड़ना पड़ रहा था। चुप रहो, तुम जैसे लोगों ने वेल्डोरा को निगल लिया था और मैं नहीं चाहती कि वो फिर से हो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड से हार जाएगा। मुझे तो लगा था वो थोड़ा चालाक है, लेकिन इस बात को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। वेलग्रिन इतने गुस्से में थी क्योंकि मैंने वेल्डोरा को डिवोर कर लिया था। शायद उसने ये समझा कि वेल्डोरा मर चुका है या बिल्कुल ही मिटा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। अब वक्त आ गया है ड्रैगन लिबरेशन अनलीश करने का और कन्फ्यूजन ख़त्म करने का। वेट रीमुरु, आखिर हो क्या रहा है? सुनो रीमुरु, अभी मेरी बहन इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है मैं ख़त्म हो गया हूँ, है ना? हाँ, सही समझे। इसलिए तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ताकि तुम खुद जाके अपना एक्सप्लेनेशन दे सको। शायद इस पॉइंटलेस फाइट को अवॉइड किया जा सके। पागल, इतने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मत बनो। अगर मेरी बहन ने मुझे ठीक ठाक देख लिया तो वो चिल नहीं करेगी, बल्कि पूरा का पूरा गुस्सा मुझ पर ही निकालेगी। मैं इतना डर गया था कि लग रहा था सांस लेना भूल जाऊंगा। ऐसे हाइपर वेल्डोरा को देख के समझ गया इस बंदे पर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हर सिचुएशन में ये काम का ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। ऐसे में तुम वेल्डोरा की वो एबिलिटीज़ क्यों नहीं यूज़ करते जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें यूज़ करने की परमिशन दे रखी है? इसलिए स्टॉर्म ड्रैगन लिबरेशन तब तक डिले करो जब तक पावर रिफॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाता। वेल्डोरा असल में सीएल के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता था। ये सब कब से चल रहा है? उसने मेरी प्रेजेंस तब महसूस की जब लॉर्ड रीमुरु ने डीमन लॉर्ड में इवॉल्व किया था। वेल्डोरा का कहना था कि उसे तब से शक था जब सीएल ग्रेट सेज थी। मेरे स्टमक पाउच को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने कई अजीब चीज़ें नोटिस की। जैसे ही मैं डीमन लॉर्ड बना और ग्रेट सेज किंग ऑफ विजडम राफाइल में इवॉल्व हुआ, उसको अपने डाउट का कंफर्मेशन मिल गया। अब तक उन दोनों के बीच कई कन्वर्सेशन हो चुकी थी, लेकिन वेल्डोरा हमेशा ये मानता था कि उसे बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि इससे कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं हुई, पर ये सोचने वाली बात है कि दोनों के बीच आखिर क्या बातें होती थी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वेल्डोरा सीएल को जानता था, मतलब तुम दोनों पहले से एक दूसरे से वाकिफ थे। और फिर क्या तुम सीएल के प्रपोजल से एग्री हो? बस वही हुआ था। मैं चाहता था कि अपनी बहन का सामना खुद करूं, लेकिन इस वजह से मैं नहीं कर पाया। माफ़ करना रीमुरु, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे लगता है मैं उससे आसानी से हरा सकता हूं। तो चलो देखते हैं कि मैंने कितनी प्रोग्रेस की है अलग अलग एरियाज़ में। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलने वाला मौका है और ऐसे ही ठीक रहेगा। वेरियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉर्म किंग वेल्डोरा और कॉवेनेंट किंग यूरियल की अल्टीमेट पावर को मिलाकर एक नई अल्टीमेट स्किल बनाई जा सकती है जिसका नाम है किंग ऑफ स्टेलर विंड। क्या ये कुछ ऐसा है जो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? शायद इससे बेटर कोई तरीका हो, इसलिए ध्यान से सोच समझ के बाद में डिसाइड करना। मैं अभी ये सब सोच रहा था कि अब फाइनली वेलग्रिन का सामना करने का वक्त आ चुका है। आसमान में एक ट्रू रेड फ्लाइंग ड्रैगन और रीमुरु एक दूसरे को घूर रहे थे। बैटल ऑफिशियली तब शुरू हुई जब वेलग्रिन ने टेम्पररीली ह्यूमन फॉर्म ले लिया। उसने हीट हार्वेस्ट कैनन और ग्रीन ड्रैगन ब्लेड का यूज करके रीमुरु पर न्यूक्लियर स्ट्राइक मैजिक लगातार फायर किया। सीएल कहती है कि उसका मेन फोकस ये है कि डिफेंस को छोड़कर एक बार में मास्टर को हराया जाए, जिस पे रीमुरु कहता है कि अगर उसने ये अप्रोच लिया है तो मैं भी उसी प्रीमाइस पे लड़ूंगा।
वेलग्रीन की वेलग्रीन की ब्यूटी उसके मर्डरस एक्सप्रेशन के साथ और भी ज्यादा चमक रही थी। उसने ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड से मुझ पे 2 टुकड़े करने वाली एनर्जी के साथ वार किया, लेकिन ऑब्वियसली मैं उससे खुद को कट नहीं होने दूंगा। सीएल ने उसका मैजिक बेस्ड अटैक एब्जॉर्ब किया और मैंने अपनी खुद की स्वॉर्ड ड्रॉ की, डिवाइन ग्लोरी वज्र का स्ट्रेट ब्लेड, वेलग्रीन का सामना करने के लिए। वेलग्रीन के पास एक ब्रॉड एज्ड मैशेट थी, द ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड। ये एक डिवाइन सोल्जर था जिसे लेजेंडरी वेपन का स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन जब मैं ट्रू ड्रैगन बना तब मेरी स्वॉर्ड मिथिकल लेवल तक पहुंच गई। मेरे वेपन में वेलग्रीन के ड्रैगन ब्लेड को हराने के ताकत आ गई थी, जितना भी डेंजरस हो, और वही हुआ। वेलग्रीन का ग्रीन ड्रैगन ब्लेड एक शार्प क्रैक के साथ टूट गया। शायद वेलग्रीन मुझसे भी ज्यादा शॉक थी। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? मैंने कामली जवाब दिया, मैंने तो बस तुम्हारा अटैक रिसीव किया और कुछ नहीं। अब जब उसने पूछा कि मैंने क्या किया, तो ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या। वेपन्स के बीच परफॉर्मेंस का गैप क्लियरली दिख रहा था। मास्टर की स्ट्रेट स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड थी जिसे कुरोबे ने अपनी पूरी सोल से बनाया था, जबकि वेलग्रीन का ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड सिर्फ मैजिक्यूल रिपेयर का रिजल्ट था। माना कि उसमें मिथिकल लेवल पावर थी, लेकिन असलियत में वो एक ब्लंट नाइफ जैसा था। क्या यही सिचुएशन है? मैंने सोचा। मुझे पता था कि सेम मिथिकल लेवल के वेपन्स के बीच स्ट्रेंथ का फर्क होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फर्क इतना ज़्यादा होगा। अपना खुद का यूज़ किया हुआ इक्विपमेंट हमेशा रिलायबल होता है, ये बात सही साबित हुई। वेलग्रीन बेवकूफ़ नहीं थी। उसने समझा कि मेरी बातें झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था। उसने बार बार मुझ पे ग्रीन ड्रैगन ब्लेड से अटैक किया, लेकिन हर बार एक ब्लेड टूट गया। वेलग्रीन ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो अपना अगला अटैक प्रिपेयर कर रही थी, उसने मुझ पे एक कड़क नज़र से देखा, क्योंकि अब वेपन्स बेकार हो गए थे। अब सिर्फ अपने फ्लैश पर भरोसा था। वेलग्रीन ने अपने पॉज लंबे किए और एक चाइनीज जैब स्टैंस लिया। जब मैंने उसे ऐसे देखा, मैंने भी अपना नाइफ हटा दिया। अगर मैं वेपन यूज़ करूँगा तो बुली बन जाऊँगा, इसलिए मैं भी बेयर हैंड से फाइट करूँगा, ऐसा मैंने डिक्लेयर किया। फाइट का पर्पस होता है सामने वाले को प्रोवोक करना। अगर वेलग्रीन को गुस्सा दिलाया जा सके तो यही से जीत या हार डिसाइड होगी। लोगों को फॉर ग्रांटेड मत लो, मैंने कहा, और ये लाइन सही जगह हिट हुई। वेलग्रीन मेरे ट्रैप में आ गई, क्योंकि कभी कभी फनी बनना ही सबसे आसान होता है। उसके बाद तो ये बस एक स्ट्रेटेजी थी, जैसे चेस में किसी जनरल का मूव, उसे धीरे धीरे डेस्परेशन की तरफ ढकेलना। वेलग्रीन ने लाइटनिंग स्पीड से क्लॉ अटैक किया। नॉर्मल आंखों से उसके मूव्स को फॉलो करना मुश्किल था, लेकिन मेरी परसेप्शन स्पीड अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच चुकी थी। जब मैंने किंग ऑफ विजडम को सीएल का नाम दिया, तब से मेरी थिंकिंग स्पीड में एक्सेलरेशन और भी ज़्यादा हो गई थी। इन अदर वर्ड्स, जब तक मैं एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ, तब तक मैं लाइट स्पीड अटैक से भी बच सकता हूँ। 1 सेकेंड ऐसा लगता है जैसे एक डेकेड तक खींच गया हो, और पूरा वर्ल्ड एकदम फ्रोजन लगता है। एक नॉर्मल इंसान इस फीलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन सीएल तभी थिंकिंग एक्सेलरेशन यूज़ करती है जब एकदम ज़्यादा ज़रूरत हो, और सब कुछ स्मूथली सॉल्व कर लेती है। तो चाहे वेलग्रीन कितनी भी फास्ट हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे फिजिकल आर्ट्स, स्वर्ड्समैनशिप या किसी टेक्निक के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ब्रूट फोर्स से उससे सबड्यू कर सकता हूँ। वेलग्रीन के ओवरड्राइव अटैक्स मेरे करीब आ रहे थे। उसकी स्पीड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड तक बढ़ चुकी थी। अगर मैं एवोल्यूशन से पहले वाला होता तो हम दोनों टूथ एंड नेल लड़ते, लेकिन अब जो मैं हूँ उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम बहुत स्लो चल रही हो, मैंने उसे टीज करते हुए कहा, और उसके पीछे से अटैक किया, जिससे वेलग्रीन डिस्टर्ब हो गई। लेकिन वेलग्रीन भी कम नहीं थी। उसने मेरे एक्शंस को एंटिसिपेट किया और तुरंत रिएक्ट किया। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि उसे डील करना काफ़ी इरिटेटिंग है। जब सामने स्ट्रॉन्गेस्ट रेस हो तो हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है। तुम सही कह रहे हो, ये मानना सच में मुश्किल है कि तुम्हारी स्पीड मुझसे ज़्यादा है। क्या तुमने स्पेस मूवमेंट यूज़ किया? उसने पूछा। तुम्हारा स्पेशल मूवमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल नेचुरल, बिना किसी स्पेस डिस्टॉर्शन के। लेकिन अगर कोई इसके प्रिंसिपल को समझ ले तो इसे हैंडल किया जा सकता है, मैंने समझाया। वेलग्रीन मेरी प्रोवोकेशन से जैसे गुस्से में फट पड़ी हो, लेकिन असलियत में वो मेरी सोच से ज़्यादा शांत थी। वो सीएल को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो सच में वेल्डोरा की बहन के लायक है, लेकिन ये तो एग्जैक्टली वही हुआ जो उसने एक्सपेक्ट किया था। जब तक तुम स्पेस में इंटरफेयर करके पूरी जगह को फिक्स करते हो, मेरे डोमिनियन के एरिया में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होगा, उसने कहा। ये काफ़ी बुरा था कि वेलग्रीन के पास स्पेस डोमिनेंस था और वो काफ़ी वाइड एरियाज में स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती थी। अब हम स्पेस कंट्रोल पर भरोसा नहीं कर सकते ट्रांसफ़र के लिए। इन दैट केस मुझे तुम जैसे अपोनेंट के अगेंस्ट एक रियल हिडन ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी।
जिस पे रीमुरु कहता है कि क्या तुम्हें लगता है सिर्फ ट्रांसफर कंप्लीट करने से तुम जीत जाओगे? तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। वेलग्रिन ने रिप्लाई दिया, अगर मुझे उस किड को अवेंज ना करना होता तो शायद मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करती, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही है। वेलग्रिन एक क्रिम्सन मीटियोर में ट्रांसफॉर्म हो गई, जैसे एक मिसाइल जो एटमॉस्फेयर की तरफ लॉन्च की गई हो। वो एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल बन चुकी थी। उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, द स्कॉर्च ड्रैगन एक्सेलरेशन। वेलग्रिन सबलाइट स्पीड से मुझ पर टूट पड़ी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मीटियोरिक बुलेट अपना ऑर्बिट भी चेंज कर सकती थी। वेलग्रिन अपने फ्लैश को मीटियोरिक बॉम्ब्स में बदलकर फ्लाइट पाथ मॉडिफाई करने में कैपेबल थी। नहीं, ये है स्कॉर्च ड्रैगन फाइटर का सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्सेलरेटेड फॉर्म, एक फ्री चेंजिंग ट्रेलिंग अटैक, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं। और जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस एमिट हो रही थी उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि और भी डिस्ट्रक्टिव पावर थी। ये मूव हाई डैमेज अटैक बन चुका था। स्कॉर्च ड्रैगन फाइटर का एक्सेलरेटेड एक्सिटेशन का एनालिसिस करके इस मूव का पूरा एसेंस समझ में आ गया था। इसी वजह से मैंने एक पल के जोश में थियोसॉफिकल न्यूक्लियस, जिसका नाम सीएल था, उसके बर्थ को वेलग्रिन की हार का कारण बनने दिया। किंग ऑफ ग्लटनी का फुल पावर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था, जैसे प्लान किया गया था। चाहे दूसरी तरफ से कोई भी एंगल से वेलग्रिन को अटैक करे, वो इजीली उसका शिकार बन सकती थी। लेकिन एक विलफुल बीइंग होने के नाते और ऊपर से एक ट्रू ड्रैगन स्पीशीज, वेलग्रिन नॉर्मल तरीके से प्रिडेशन को रेजिस्ट कर रही थी। सीएल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, किंग ऑफ ग्लटनी का यूज करके वेलग्रिन को पूरा प्रे करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जब एनर्जी डिवाइड होने लगी और अटैक पर लोड आया, तब उसकी रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली गिर गई, और इसका रिजल्ट वही हुआ जो होना था। मेरे इन्फिनिट इमेजिनरी स्पेस में वेलग्रिन को आइसोलेट कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या बकवास है? वेलग्रिन चिल्लाई जब उसने सोचा कि वो मुझे ख़त्म कर देगी। तब वो सीधा एक खाली स्पेस में उड़ गई। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि क्या हुआ था, जिस वजह से उसकी हार को एक्सेप्ट करने में उसे वक्त लगेगा, और इसलिए मुझे उससे सीधे कहना पड़ा, मैं जीत गया हूँ, तुम्हें बस यही रुकना है। मैं हार गई? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम मेरे इस फिक्शियस स्पेस से बाहर नहीं जा सकती, और ना ही तुम अपनी एनर्जी को किसी अल्टरनेट रियलिटी में ट्रांसफ़र कर सकती हो। वेल्डोरा से पूछ लो और इन्फो मिल जाएगी। क्यों नहीं पूछती उससे? ये सब क्या बोल रहे हो? उसने कंफ्यूज्ड होकर कहा। वेल्डोरा ने हंसते हुए बोला, इट्स मी सिस्टर, सब ठीक है। वेल्डोरा, तुम तो गायब हो गए थे ना। उसके बाद मैंने उन दोनों सिबलिंग्स को आपस में बात करने दिया। उम्मीद थी कि टाइम के साथ वेलग्रिन शांत हो जाएगी। तब तक मैंने वेलग्रिन को पूरी तरह से डिफीट कर दिया था और उसके मैक्सिमम माना को वॉइड स्पेस में सील कर दिया। दो ड्रैगन रेसेस के खिलाफ ये डेयरिंग फाइट एक परफेक्ट एंडिंग तक पहुंची, और उसके साथ ही एक डिपेंडेबल पार्टनर सीएल का बर्थ भी हुआ।